जय श्री राम दोस्तों। मेडिवल हिस्ट्री के सेकंड पार्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह महमूद गजनी भारत के बॉर्डर तक आ चुका होता है। अब आगे इस कहानी को कंटिन्यू करें उससे पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है, वो है कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी भारत की उस वक्त जिस समय गजनी भारत पर आक्रमण करने वाला था। दोस्तों, इस वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट कई सारे किंगडम्स में डिवाइडेड था। जैसे जो हिंदूशाही किंगडम था वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर राज कर रहा था, जिसके राजा थे जयपाला। और उसी तरह अजमेर पर चौहान्स का राज था, दिल्ली पर तोमर्स का राज था। तो इस तरह से कई सारे बड़े छोटे किंगडम्स में इंडिया डिवाइडेड था और इन सारे किंगडम्स में यूनिटी की कमी थी, एकता की कमी थी। और कभी कभी या फिर हम कह सकते हैं ज्यादातर ये एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए। ओके दोस्तों, ये चीज क्लियर हुई। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गजनी आक्रमण करता है हिंदू शाही किंगडम पे, क्योंकि वही सबसे पहले पड़ता है, क्योंकि ये किंगडम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर होता है। इस जगह पर दोस्तों, इस जगह पर तो यहाँ के जो राजा थे जयपाला, उनसे गजनी की एक काफी बेहतर लड़ाई होती है जिसमें जयपाल को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ता है। और जयपाला को जो हार मिली होती है वो उन्हें इतनी ज्यादा बुरी लगती है कि ऐसी हार से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो जयपाला खुद को मार लेते हैं और जयपाला के मरने के बाद उनके जो सक्सेसर होते हैं वो होते हैं आनंदपाल। आनंदपाल को मालूम होता है कि गजनी से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गजनी काफी ज्यादा एक शक्तिशाली रूलर है और वो काफी तैयार होकर आया है। तो आनंदपाल जाता है मदद मांगने के लिए राजस्थान और कन्नौज के रूलर के पास, कन्नौज के रूलर के पास। और इनसे जाके वो मदद मांगता है और कहता है अगर हमें गजनी को हराना है तो हमें एक होके लड़ना पड़ेगा, वरना हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। तो फिर ये तीनों रूलर्स कौन कौन से, आनंदपाल, राजस्थान के रूलर और कन्नौज के रूलर, ये जाते हैं युद्ध करने के लिए गजनी से। लेकिन इस युद्ध में भी गजनी इन तीनों को हरा देता है और ये इस युद्ध का जो नाम है वो है वाई हिंद, बैटल ऑफ वाई हिंद। इस बैटल का नाम होता है वाई हिंद, जिसमें गजनी इन तीनों को मिलाकर भी हरा देता है। मतलब इतना ज्यादा शक्तिशाली था गजनी। तो इस तरह से इन तीनों की हार के बाद गजनी का अब शासन जो था वो पंजाब तक आ चुका था। गजनी ने पंजाब तक अपने कदम जमा लिए थे। इसके बाद गजनी कई जगह पर हमला करता है, लेकिन जिसमें से जो मेन जगह थी उसके बाद वो जाता है सन 1018 में मथुरा पर। वो मथुरा पर आक्रमण करता है और मथुरा में जो इतनी सारी दौलत थी उसको लूटकर वापस चला जाता है। यहां पर मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि गजनी लूटकर वापस जाता था, फिर आक्रमण करने आता था, फिर लूटकर वापस जाता था। तो इस तरह से गजनी ने 25 सालों में 25 सालों में 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। और किस लिए आक्रमण किया था? भारत का जो वेल्थ था, जो खजाना था, उसको लूटने के लिए, क्योंकि वो अपने जो किंगडम है उसको और ज्यादा सशक्त बनाना चाहता था। तो इस तरह से गजनी ने 25 सालों में 17 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें से मथुरा से उसने अच्छी खासी दौलत लूटी। फिर उसके बाद जो उसका लास्ट अटैक था वो था सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ टेम्पल। क्योंकि सोमनाथ टेम्पल में काफी मात्रा में वेल्थ जमा होती थी, सोने, हीरे और ऐसी कई सारे मतलब एलिमेंट थे जो काफी कीमती थे, जिसको गजनी लूटकर बाहर ले गया अपने किंगडम में। जिसकी वजह से क्या होता है कि भारत को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है, बहुत ज्यादा। मतलब भारत की जो हम कहते हैं ना सोने की चिड़िया था, तो वो उस चीज को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है, क्योंकि बहुत सारी वेल्थ भारत से बाहर चली गई होती है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि महमूद गजनी ने भले ही 17 बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उसका मकसद
कभी भी भारत पर राज करने का नहीं था। वह आता था, दौलत लूटकर चला जाता था। उसने कभी भी कोई एफर्ट नहीं लगाया कि वो भारत पर कब्जा कर ले, भारत को कैप्चर कर ले और भारत पर राज करे। ऐसा उसका कोई मोटिव नहीं था। तो अब हमें कुछ ये समझना चाहिए कि क्या क्या इम्पैक्ट था गजनी के भारत पर इस आक्रमण करने का। कुछ इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं। इम्पैक्ट्स में जो पहला इम्पैक्ट था वो था कि इंडिया की जो मिलिट्री वीकनेस थी, इंडिया की जो मिलिट्री वीकनेस थी वो सामने आ गई थी, वो एक्सपोज हो गई थी। ठीक है, कि इतनी वीक मिलिट्री थी इंडिया की। सेकंड, कि पॉलिटिकल डिसयूनिटी। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि क्या होता था कि ये सारे किंगडम्स आपस में ही लड़ते रहते थे अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए, कि मेरा ज्यादा राज होगा, मेरा ज्यादा राज होगा। तो इसलिए पॉलिटिकल डिसयूनिटी बहुत ज्यादा थी। तीसरी चीज क्या हुई कि कई सारी वेल्थ इंडिया से बाहर जाने की वजह से इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो भी डाउन चली गई। ठीक है, तो इस तो और भी कई सारे इंपैक्ट थे, जैसे कि अब जो महमूद गजनी है उसने आक्रमण किया, जिसकी वजह से जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, जो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, ये अब खुल गया था। अब कोई भी भारी शक्ति आकर इंडिया पर राज कर सकती थी। ठीक है दोस्तों, एक ये हुआ। और एक होता है कि जो आर्ट एंड कल्चर था इंडिया का, वो इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। महमूद गजनी ने इतने सारे मंदिर तोड़े थे जिसकी गिनती नहीं कर सकते आप। तो इस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन भी डाउन हो गई। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वो खुल गया कि अब वहां से कोई भी आकर, कोई भी और पावर आकर इंडिया पर अब राज कर सकती थी, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। और आर्ट एंड कल्चर को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो इस तरह से हमने देखा कि महमूद गजनी के आने से क्या क्या चीजें इंपैक्ट हुई इंडिया की। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं कि महमूद गजनी जब चला गया उसके बाद की कहानी क्या होती है। सीन 2, आफ्टर डेथ ऑफ गजनी। गजनी की मृत्यु होने के बाद क्या होता है। गजनी की मौत होने के बाद उसका जो बेटा होता है उसका नाम होता है मसूद वन। वो उस किंगडम को संभालता है, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं होता कि इतने बड़े किंगडम को वो संभाल पाए। और मसूद वन के राज में ना ही तो गजनविद की इंटीग्रिटी बनी रहती है और ना ही वो इतना कैपेबल होता है कि खुद को प्रोटेक्ट कर ले। जिसकी वजह से क्या होता है, सेल्जुकिद तुर्क को मौका मिल जाता है कि अब वो अपना विस्तार कर सके। जिसकी वजह से बैटल होती है, बैटल ऑफ डंडेका, जो होती है 1040 सीई में, जिसमें मसूद वन को ये सेल्जुकिद बहुत बुरी तरह से हराते हैं। और इतनी बुरी तरह से हराते हैं कि जो गजनविद एम्पायर था पहले वो बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ था, लेकिन इस बैटल के बाद जो गजनविद एम्पायर था वो सिर्फ कुछ जगहों तक ही सीमित रह गया, जैसे अफगानिस्तान हुआ दोस्तों, और कुछ नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट, और बाकी जितना भी एरिया था वो सारा सेल्जुकिद के अंडर आ गया। दूसरी तरफ क्या चल रहा होता है दोस्तों, कि जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया सेल्जुकिद का राज हो गया बहुत से एरिया में, और गजनवीद का जो टेरिटरी थी वो केवल अब कुछ पार्ट तक रह गई, अफगानिस्तान, मोस्टली ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड नदर्न इंडिया। तो इन दोनों किंगडम के बीच में एक आइसोलेटेड जगह है जिसका नाम है घुर। घुर, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं घुरिद, घुरिद लोग। ये इन दोनों के किंगडम के बीच में एक आइसोलेटेड जगह है जहां पर ये लोग रहते हैं। अब ये लोग जैसे जैसे गजनविद एम्पायर कमजोर पड़ता रहा, वैसे वैसे ये ऊपर उठते रहे। और इन लोगों की जो लड़ाई थी सेल्जुकिद से, इन लोगों की सेल्जुकिद तुर्क से जो लड़ाई थी, उसकी वजह से ये इन्हें इंडिया की तरफ अप्रोच करना पड़ा, क्योंकि वेस्ट से तो सेल्जुकिद इन पर हमला करते थे और इन्हें मजबूर कर दिया कि इंडिया की तरफ अप्रोच करें। ओके दोस्तों, तो क्या होता है 1163 में, 1163 में इनका जो थ्रोन, जो गुर का जो थ्रोन होता है, 1163 में गयासुद्दीन मोहम्मद ने
गुर का थ्रोन ले लिया, मतलब ये राजा बन गया गयासुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। और इसका जो यंगर ब्रदर था उसको भी इसने मतलब अपॉइंट कर दिया कि तू वो है, तू क्या है, तू है गवर्नर, ठीक है। तो इसको अपॉइंट कर लिया। फिर इसने क्या कहा गयासुद्दीन मोहम्मद ने कि सुन गौरी, मैं तो यहां पर देखता हूं, यहां पर जो भी सेंट्रल एशिया और वेस्ट की तरफ अपना देखता हूं, यहां पर मैं सारी चीजें मैनेज करता हूं। तू एक काम कर, तू जा इंडिया की तरफ और इंडिया को कॉन्कर कर। तो इसने क्या कहा मोहम्मद गौरी से कि तू जा इंडिया की तरफ, इंडिया की तरफ, और इंडिया को कॉन्कर कर, ठीक है, इंडिया पे राज कर। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो मोहम्मद गयासुद्दीन था ये तो सेंट्रल एशिया और इन जगह पर चीजें संभालने लगा, और इसने मोहम्मद गौरी से साफ साफ कह दिया कि तू भारत को कॉन्कर कर, ठीक है, और अपने सारे एफर्ट्स भारत को कॉन्कर करने में लगा। तो इस तरह से चीजें चल रही थी दोस्तों। तो इसी सीरीज में मोहम्मद गौरी क्या करता है, वो 1175 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कुछ पार्ट जैसे मुल्तान और उच्च, इनको कॉन्क्वर कर लेता है, ठीक है दोस्तों। और अब उसकी नजर होती है इंडिया के अंदर जाने की, और वो क्या सोचता है कि गुजरात के थ्रू मैं इंडिया में एंटर कर जाऊंगा। और जब वो ऐसा सोचता है तो उसका सामना होता है किससे, वहां पर गुजरात में जिनका राज था वो थे राजपुताना चालुक्यास, जिन्हें हम सोलंकीज भी कहते हैं, और ये काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। मोहम्मद गौरी ने सोचा आराम से चला जाऊंगा और भारत पे राज कर लूंगा। तो आया हमारे मोहम्मद गौरी साहब, और मोहम्मद गौरी साहब आते हैं और कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं है टक्कर में, आए। तभी इनका सामना होता है हमारे चालुक्य से। और उस वक्त जो राजा थे वो या तो मुला राजा सेकंड थे या भीमा सेकंड थे। कौन थे दोस्तों, या तो वो मुला राजा सेकंड थे या भीमा सेकंड थे, ठीक है। ये अभी हिस्ट्री में क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट कौन थे, तो इन दोनों में से कोई था। तो ये तो आ रहे होते हैं मोहम्मद गौरी कि अब तो इंडिया पे राज करूंगा। तभी सामने से इनका सामना होता है चालुक्य से, और वो कहते हैं चला जा, पहली फुर्सत में चला जा, भारत में नहीं आने दूंगा। तो इनके बीच जो युद्ध होता है उसमें भाई गौरी को इतनी बुरी तरह से हार का सामना पड़ता है कि गौरी की सेना हो जाती है रफू चक्कर, वो हो जाती है रफू चक्कर कि हमें नहीं लड़ना भाई साहब। और फिर गौरी जब पीछे मुड़ के देखता है कि सेना कहाँ है, तो गौरी भी भाग जाता है कि यहाँ पे दाल नहीं गलनी, मैं तो यहाँ पे चला जाता हूं। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, मोहम्मद गौरी को हार का सामना पड़ता है और मोहम्मद गौरी हार कर वापस चला जाता है। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी का जो सपना था भारत पर राज करने का, भारत को कॉन्कर करने का, वो कुछ पल के लिए, कुछ वक्त के लिए टल जाता है, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। किसके थ्रू, जो गुजरात में चालुक्यास थे उनके थ्रू। लेकिन तभी क्या होता है कि यहां से चौहान आ रहे होते हैं। चौहान क्या करना चाह रहे थे, चौहान की जो मतलब जो इतनी सारी मतलब जो टेरिटरीज थी वो ऑलरेडी गजनी के अटैक की वजह से वो खो चुके थे, तो वो अपना किंगडम एक्सपेंड कर रहे होते हैं। तो इस बीच वो चालुक्यास पर हमला करते हैं जिसकी वजह से दोनों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। तो वो चालुक्य जिन्होंने पहले मोहम्मद गौरी को रोक दिया था अब वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। मोहम्मद गौरी शांत बैठने वाले लोगों में से नहीं था दोस्तों। मोहम्मद गौरी का ये बहुत बड़ा सपना था कि वो भारत पे राज करे, तो वो इस हार की वजह से वापस मुड़ने वालों में से नहीं था। उसने क्या किया, कुछ समय लिया और अपनी जो पोजीशन थी उसको और ज्यादा कंसोलिडेट किया, मजबूत किया। और जब उसने सिंध और पंजाब पर अपनी पोजीशन को अच्छे से कंसोलिडेट कर लिया तब वे अटैक करता है फोर्ट ऑफ ताबर हिंदा पर। मोहम्मद गौरी अटैक किस पे करता है, फोर्ट ऑफ ताबर हिंदा पर। अब वहां पर क्या होता है दोस्तों, ये जो फोर्ट है
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्ट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिल्ली पर जिसका राज होगा उसके लिए फोर्ट ऑफ ताबरहिंदा बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे अब यहाँ पर जो चौहान थे उन्होंने सोचा कि हम ऐसे इस फोर्ट को जाने नहीं दे सकते हैं। तुर्क उससे पहले वहां पर अपनी पोजीशन को और ज्यादा कंसोलिडेट कर लें, मजबूत कर लें, उससे पहले हमें उन्हें रोकना पड़ेगा और हमला करना पड़ेगा। तो पृथ्वीराज चौहान आते हैं अपनी सेना के साथ, और बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी को एक कंप्लीट डिफीट का सामना करना पड़ता है दोस्तों। और इस हार में मोहम्मद गौरी इतने ज्यादा जख्मी हो जाते हैं कि उनको एक खिलजी हॉर्समैन होता है, एक खिलजी हॉर्समैन होता है, वो इनको लेकर चला जाता है, इनको लेकर चला जाता है वापस। ठीक है दोस्तों, खिलजी हॉर्समैन इनको वापस लेकर लेकर चला जाता है। अब ऐसे में पृथ्वीराज चौहान के पास दो चीजें थी। वो मोहम्मद गौरी का पीछा करके इन्हें मार सकते थे, क्योंकि तब इतना अच्छा मौका था कि जो इनकी सेना थी वो तितर बितर हो चुकी थी, और बहुत ज्यादा हार तो गए थे ये, लेकिन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि फिर से कोई अटैक ना हो सके, एक अच्छा मौका था कि इनके पीछे जाकर इन्हें पूरी तरह से खत्म कर दें। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो गजनविद एम्पायर जो पूरा था वहां पर नहीं जाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो इतनी दूर जाएं अपने बेस को छोड़कर। और दूसरा कारण ये भी था कि जो तुर्क के जो घोड़े थे दोस्तों, जो हॉर्स थे, वो काफी ज्यादा फिट थे, और वो काफी अच्छे घोड़े माने जाते थे, वो बहुत तेज दौड़ते थे। तो ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के जो घोड़े थे वो इतने ज्यादा मतलब कैपेबल नहीं थे कि वो उन्हें पकड़ सकें। ये भी एक कारण है। और दूसरी जो चीज है दोस्तों, कि पृथ्वीराज चौहान ने ये नहीं सोचा था कि ये भारत पर कब्जा करेंगे। उन्होंने सोचा जैसे मोहम्मद गजनी आया, वो भी चला गया वापस, तो ये भी चला जाएगा, इसका कोई ऐसा डर नहीं है कि ये आकर हम पे दोबारा हमला करेगा। तो उन्होंने एक तरह से बहुत हल्के में ले लिया, और ये जो युद्ध हुआ था इसे केवल एक फ्रंटियर फाइट समझ के लेट इट भी कर दिया कि जाने दो, छोड़ो। और इससे ये भी पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने अगला जो युद्ध होने वाला था उसके लिए उतनी अच्छी तैयारी भी नहीं की होगी, क्योंकि उन्होंने जस्ट इसको एक फ्रंटियर फाइट समझा, जिसमें उन्होंने मोहम्मद गौरी को समझा कि अब ये हार गया है, अब ये नहीं आएगा वापस। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, मोहम्मद गौरी ऐसा इंसान नहीं था कि इतनी आसानी से हार मान, क्योंकि उसका जैसा मैंने बताया कि उसका बहुत बड़ा सपना था कि वो भारत पर राज करे, अपना किंगडम बनाए। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी क्या करता है, जैसे आपको दिख रहा है 1191 में पहली वॉर हुई बैटल तराइन की, सेकंड एक साल बाद ही हो गई। मतलब इतना ज्यादा मोहम्मद गौरी बेचैन था भारत पर कब्जा करने के लिए कि उसने ज्यादा समय भी नहीं लिया। तो उसने जो सेकंड बैटल थी वो एक साल बाद ही कर दी। ठीक है, अब सेकंड बैटल में क्या होता है उसको डिटेल में हम समझेंगे दोस्तों। बैटल ऑफ तराइन की लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको ये एरिया दिख रहा होगा, ये पूरा यहां पर एक गुरिद लिख रहा है, तो ये तो पूरा एरिया था गुरिद का, जो गुरिद किंगडम था। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो यहां पर है ये चौहान्स, यहां पर ये चौहान्स का था। तो चौहान्स के पास ये थी कि जो आसपास का ये वाला एरिया था, रुकिए मैं आपको करके दिखाता हूं। ये वाला जो एरिया था यहां पर चौहान की बहुत अच्छी पकड़ थी। लेकिन ये जो एरिया था घाट बलास, घाट बलास, ठीक है, यहां पर चौहान की अच्छे से बनती नहीं थी। चौहान चाहते थे कि ये भी इनके साथ हो जाए, ताकि मोहम्मद गौरी से अगली जो लड़ाई हो उसमें हम और ज्यादा मजबूत हो जाए और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि एक तरफ अगर आप गुरिद से लड़ोगे और दूसरी तरफ से अगर कहीं इन्होंने हमला कर दिया गहाडबलास ने, तो फिर हमें दो तरफ से लड़ाई लेनी पड़ेगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है, और हो सकता है हम हार भी जाएं। तो इनकी बहुत कोशिश रही कि ये
इनके साथ दोस्ती कर लें और अलायंस बना लें। लेकिन गढ़ाबलास वैसे नहीं थे कि दोस्ती कर लें, क्योंकि एक कहानी भी प्रसिद्ध है इसके पीछे। आपने अभी मूवी भी देखी होगी पृथ्वीराज चौहान, कि जयचंद की बेटी को पृथ्वीराज चौहान भगाकर ले आए थे, जिसकी वजह से जयचंद पृथ्वीराज चौहान का एक बहुत बड़ा दुश्मन बन गया था। एक ये भी कारण है दोस्तों। तो इनमें यूनिटी नहीं हो पाई और फिर जो घुरिद थे वो युद्ध करने के लिए तैयार थे। तो अब युद्ध में क्या होता है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192। ओके दोस्तों, एक तरफ मोहम्मद गौरी की आर्मी होती है, ठीक है, मोहम्मद गौरी की आर्मी। और मोहम्मद गौरी की जो आर्मी होती है वो होती है दोस्तों 1,20,000 दोस्तों, ठीक है, 1,20,000। और दूसरी तरफ जो पृथ्वीराज चौहान की आर्मी होती है वो बहुत बड़ी होती है, 3 लाख लगभग। तो हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी सेना थी। फिर भी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार क्यों गए, ऐसा क्या हुआ, तो वो मैं बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। पहले तो ये था कि ये 6-7 दिनों तक ये ऐसे ही रणभूमि में एक दूसरे के सामने खड़े रहे। ना मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, ना ही पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया, ये एक दूसरे को ऑब्जर्व करते थे। फिर क्या होता है दोस्तों कि पहले रूल होता था कि रात के समय में आप युद्ध नहीं कर सकते, आप लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन मोहम्मद गौरी को इस रूल से कोई लेना देना नहीं था, वो ऐसी किसी चीज पे मानता नहीं था, सही गलत पर। उसे बस एक चीज चाहिए थी कि मुझे भारत पर राज करना है, मुझे कैसे भी करके भारत पर राज करना है। तो उसके लिए एक बार क्या होता है, रात में मोहम्मद गौरी अपनी सेना को कहता है कि आक्रमण कर दो इस पर। तो पृथ्वीराज चौहान की आर्मी पर हमला कर देता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान की सेना पे हमला कर देता है तो पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत शॉक्ड होती है कि ये क्या है यार, हम ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं कि जो रात में भी हमला कर देता है। तो ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात थी और इसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बट स्टिल ये अगले दिन रणभूमि में ऐसे सामने खड़े होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, मोहम्मद गौरी एक स्ट्रेटजी अपनाता है। मोहम्मद गौरी क्या करता है दोस्तों कि वो अपने कुछ हॉर्समैन को लेकर यहां पर पृथ्वीराज चौहान की आर्मी के पास ले जाता है, लेफ्ट साइड से, मतलब कोने से, और तीर तीर चलाकर यहाँ के जो सैनिक थे उनको घायल करके फिर वापस भाग जाता है। फिर क्या करता है, फिर जो सैनिक होते हैं वो वापस भाग जाते हैं। और सेम चीज होती है दोस्तों इस साइड से भी कुछ सैनिक जाते हैं घोड़े पर सवार, और वो तीर मारकर घायल करके फिर क्या करते हैं, फिर वापस भाग आते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि जो मोहम्मद गौरी की जो सेना थी उसकी ये स्ट्रेटजी थी, और इसके कारण जो पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई, इरिटेटेड हो गई, ये क्या हो रहा है। तो उसकी वजह से ये पीछा करने लग जाते हैं, ये जो आर्मी होती है ये पीछा करने लग जाती है मोहम्मद गौरी की उसका, जिसकी वजह से तितर बितर हो जाते हैं। अगर ये एकजुट रहते, सिस्टमेटिक रहते, तो मोहम्मद गौरी को ये हरा देते। लेकिन इस स्ट्रेटजी की वजह से जो पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी दोस्तों, जो पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी वो तितर बितर हो जाती है। और इस तितर बितर होने की वजह से मोहम्मद गौरी को बहुत अच्छा मौका मिलता है दोस्तों। जैसे ये वाले हिस्से यहां चले गए दोस्तों, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा था यहां पर चले गई ये वाली आर्मी, ये वाले यहां आ गए, ठीक है, और ये वाली यहां पर आ गई। तो इस तरह से जो आर्मी थी वो इस तरह से तितर बितर हो जाती है दोस्तों। तो एक सिस्टमेटिक वे में ये अरेंज नहीं होते हैं, और यही मोहम्मद गौरी चाहता था। मोहम्मद गौरी क्या करता है कि उसकी जो घुड़सवार होते हैं वो इतने तेज होते हैं और इतनी अच्छी उनकी कैवलरी होती है कि वो जाएंगे
और यहाँ पर इनको मार देंगे। ये जाएंगे यहाँ पे, ये इनको तीर मार देंगे। घोड़े पे सवार होते हैं क्योंकि इनके घोड़े बहुत ज्यादा तेज होते हैं और ये घोड़े पर ही रह के तीर मारते रहते हैं। जैसे इनको मार दिया तो ये सारे मर गए, ठीक है, ये सारे मर गए। और उसी तरह से कुछ जाएंगे यहां पर जाएंगे और यहां पर जाकर ये इनको मार देंगे तीरों से। तो इस तरह से जो 1 लाख सैनिक थे पृथ्वीराज चौहान के, वो मारे जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वहां से भी तीर आ रहा है, वहां से भी तीर आ रहा है, क्योंकि उनके जो घोड़े थे बहुत तेज भागते थे और कहीं से भी कोई भी तीर मार दे रहा था। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है और पृथ्वीराज चौहान को कंप्लीट डिफीट मिलती है। और उसके बाद की कहानी क्या होती है दोस्तों, वो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अपने साथ ले जाते हैं, उन्हें ह्यूमिलिएट करते हैं और बाद में आप सभी को बताया कि पृथ्वीराज चौहान मौका देखकर मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपने पूरा देख लिया होगा। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में इस तरह से पृथ्वीराज चौहान को एक कंप्लीट डिफीट मिलती है। अब हमें यहाँ जो बात सीखने की है दोस्तों, वो ये है कि राजपूतों की डिफीट का कॉज क्या था जिसकी वजह से राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा जबकि उनकी सेना इतनी बड़ी थी। ठीक है, क्या क्या कॉजेस है। पहले कॉज पे अगर हम बात करें तो पहला कॉज है कि जो नेचुरल डिफेंस था वो ब्रीच हो चुका था। मैंने बताया ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जब मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वो खुल गया था कि अब कोई भी आक्रमण कर सकता है। ठीक है, सेकंड चीज कि स्ट्रेटजी की कमी थी। राजपूत जो थे वो थोड़े ज्यादा इगोइस्टिक हो जाते थे और उनका क्या था कि वो उतनी ज्यादा स्ट्रेटजी नहीं बनाते थे। वो मानते थे कि कोई भी आ जाए हम हरा देंगे। तो इनमें स्ट्रेटजी की भी एक कमी थी। ठीक है, स्ट्रेटजी की कमी थी। तीसरी जो चीज थी दोस्तों वो था पॉलिटिकल यूनिटी। इनके बीच पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी दोस्तों। जैसा मैंने बताया था ना, अगर यहां पर गढ़वालास जुड़ जाते चौहान के साथ तो मोहम्मद गौरी पक्का हार जाता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और भी कई सारे कारण थे, जैसे वीक लीडरशिप दोस्तों। ठीक है, और इनहेरेंट वीकनेस, ये मैं बताऊंगा क्या है इनहेरेंट वीकनेस ऑफ राजपूत मिलिट्री। जैसे कि मैंने बताया, जो मोहम्मद गौरी की जो आर्मी थी उसमें कई सारे घोड़े थे। ठीक है, घोड़े पे सवार सैनिक थे जो काफी फास्ट मूव कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड जो राजपूतों की जो आर्मी थी वो काफी हैवी होती थी। हैवी इन द सेंस कि उसमें हाथी बहुत थे, तो मूवमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। और जब मूवमेंट करना मुश्किल है तो ये एज हो गया मोहम्मद गौरी के पास, जिसकी वजह से राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से ये हमने देख लिया बैटल ऑफ तराइन में क्यों हारे, ठीक है, और किस तरह हारे। उसके बाद मोहम्मद गौरी क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी करते हैं बैटल ऑफ चंदावर। और इस बैटल में मोहम्मद गौरी जयचंद को हरा देते हैं। क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। और इस तरह से मोहम्मद गौरी अपना कदम जमाने लग जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में।